आज हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ अनसॉल्व लेते हैं और कैश फ्लो एक्टिविटीज़ में आइडेंटिफिकेशन करनी है हमको, कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। तो सबसे पहले देखो कैश सेल्स ऑफ गुड्स। तो कैश सेल्स जो हैं गुड्स की वो रेवेन्यू ऑपरेशन जनरेटिंग एक्टिविटी है, देयरफॉर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। सेम कैश रिसीव्ड अगेंस्ट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस रेंडर्ड। तो गुड्स बेचो या सर्विस दो, आपका बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड एक्टिविटी हुई, इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगी, है ना। दोनों में पर्पस क्या है? रेवेन्यू जनरेशन। अगला परचेज, ये भी रेवेन्यू जनरेशन से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। कैश पेड अगेंस्ट सर्विस टेकन, हमने अगर कोई सर्विस ली है, ये भी ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, है ना। हम रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं। पेटेंट परचेज, अब पेटेंट परचेज जो है वो ये बताता है कि आप कोई असेट खरीद रहे हो। अगर आप इंटेंजिबल असेट खरीद रहे हो तो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये कैश इक्विवेलेंट है, राइट। तो ये कैश के जो टोटल हम निकालेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, उसमें काम आएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं बैंक ओडी की, बैंक ओडी जो है वो एक शॉर्ट टर्म लोन है, और अगर ये एक शॉर्ट टर्म लोन है तो हम इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रखेंगे, क्योंकि बिजनेस की नीड को पूरा करने के लिए जो पैसा चाहिए वो हमें बैंक ओडी से मिलता है। अगर बात करूं मैं डिबेंचर्स इशू किए हैं और पैसे लिए हैं, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हुई, क्योंकि ये भी हमारी बिजनेस नीड्स को पूरा करने के लिए हमने एक्टिविटी की है ताकि पैसा आ सके, इसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलेंगे। परचेज ऑफ शेयर्स, आप परचेज कर रहे हो शेयर्स को परचेज करने का मतलब है आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फंड दे रहे हो, आ नहीं रहा है, राइट। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, इन्वेस्टमेंट है, हमारा इंटेंशन होगा जरूर कि हम डिविडेंड अर्न करें। इसके बाद अगला देखते हैं, तो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन है। अगर हम लॉन्ग टर्म लोन की बात कर रहे हैं और उसका रीपेमेंट कर रहे हैं, मतलब डेफिनेटली पहले हमने लोन लिया होगा। अगर मैंने कोई लोन लिया है उसको रीपे कर रहा हूं, तो मेरा फाइनेंस लिया था उसे हम रीपे कर रहे हैं एज पर आवर कंडीशन, ये मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी, ठीक है ना। बिजनेस फाइनेंस पर्पस के लिए लोन लिया होगा। कमीशन रिसीव्ड, हमें कोई कमीशन मिला है। अब देखो ये कमीशन जो है ये दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। आपने किस पर्पस से कमीशन रिसीव किया है, अब यहाँ पर्पस नहीं लिखा है तो ऑब्वियसली हम इसे रेसिड्यू में डालेंगे, दैट मीन्स ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात करें, अगर हम डिबेंचर जो है वो रिडीम कर रहे हैं, रिडीम करने का मतलब अगेन रीपेमेंट होता है। डिबेंचर्स के केस में और प्रेफरेंस शेयर्स के केस में जो एडजेक्टिव है वो रिडम्पशन आता है, सो ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। अगेन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अब ये पे किया है या रिसीव किया है, डिबेंचर में हमने इन्वेस्टमेंट किया था या डिबेंचर हमने इशू किए थे जिस पे हमने इंटरेस्ट पे किया है, तो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है कि पे हो रहा है, कुछ नहीं बता रहे हैं, राइट। इसे मैं फाइनेंसिंग में रखूंगा, क्योंकि जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो डेफिनेटली ऐसा ही मान सकते हैं कि कंपनी ने डिबेंचर इशू किए होंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहां बिल्कुल क्लियर है कि इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट ये जरूर मिला होगा, और अगर ये मिला है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टमेंट करना और उससे रिलेटेड जो भी अमाउंट रिसीव होता है वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आता है। इनकम टैक्स पेड, हम स्पेसिफिकली सीख चुके हैं कि ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, अनलेस अनटिल ये जो टैक्स है ये स्पेसिफाई हो जाए कि भाई ये जो टैक्स है वो इन्वेस्टमेंट पे लगा है या अदरवाइज, तो कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है, सो हम इसे अपने बिजनेस का टैक्स मानेंगे और इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रखेंगे। देखो यहाँ स्पेसिफिक कर दिया अगले ही पॉइंट में, इनकम टैक्स पे तो किया है लेकिन वो गेन पे किया है, वो गेन जो हमने असेट को बेच के अर्न किया था, राइट। तो असेट को बेचना तो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। तो इनकम टैक्स पेड में क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं थी यहाँ पे पॉइंट नंबर ओ में, इस वजह से मैंने ऑपरेटिंग रखा, और जहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली पता चल गया कि ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो फिर मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रख दिया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये तो मेरा नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन है जिसमें मैं रेवेन्यू अर्न करना चाहता हूँ। और कैश पेड टू क्रेडिटर, अगेन ये मेरा नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन है जिसमें मैं रेवेन्यू अर्न करना चाहता हूँ, उससे रिलेटेड एक्टिविटी है कि मैंने कुछ उधार लिए होंगे और अब मैं क्रेडिटर्स को रीपे कर रहा हूँ। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। अब आप चेक कर सकते हो कि देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें कौन कौन सी मिली, ए मिली थी, ठीक है, बी भी ऑपरेटिंग था,
सी भी ऑपरेटिंग था, ठीक है, डी भी ऑपरेटिंग था, उसके बाद सीधा के कमीशन ऑपरेटिंग था, राइट। उसके बाद ओ इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग था, उसके बाद क्यू कैश रिसीव फ्रॉम डेटर एंड कैश पेड टू क्रेडिटर। इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इन्वेस्टिंग मिला था पेटेंट परचेज ई में, उसके बाद हमें आई मिला था परचेज ऑफ शेयर्स, उसके बाद हमें एन मिला था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और पी मिला था दैट इज इनकम टैक्स पेड ऑन गेन ऑन सेल ऑफ असेट, ठीक है। उसके बाद अलावा सारी जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी एक्सेप्ट वन, एफ को हमने कैश इक्विवेलेंट में रखा था जो कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज थी। तो इस तरीके से मैंने चेक करवा दिया कि ये आंसर ठीक है, राइट। आगे बात करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 देखूं तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर फाइनेंस कंपनी। अब देखो कंपनी के नेचर पे डिपेंड करेगा कि आप कैश फ्लो में कैसे एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करोगे। एक फाइनेंस कंपनी के नजरिए से हमें आंसर करना है, फिर उसी क्वेश्चन को एक नॉन फाइनेंस कंपनी के नजरिए से आंसर करना है, ठीक है। तो पहले फाइनेंस कंपनी के नजरिए से आंसर करते हैं। सबसे पहले देखें तो परचेज ऑफ शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंस कंपनी के लिए ये काम रेगुलर एक्टिविटी है, उसके बिजनेस में इनकम अर्न करने के लिए ये एक्टिविटी है, तो ये फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग होगा। मैं सिर्फ फाइनेंस के लिए अभी काम कर रहा हूँ, ठीक है, नॉन फाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसी एंगल से सोचेंगे। दूसरा है डिविडेंड रिसीव्ड, ये नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट है क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करते हो शेयर्स में, उस पर डिविडेंड कमाते हो एज अ फाइनेंस कंपनी, राइट। डिविडेंड पेड ऑन शेयर्स, अगर मैं बात करूं कि मैंने डिविडेंड पे किया है शेयर्स पे, ये जरूर मेरे ही शेयर्स होंगे जो मैंने इशू किए हैं और उनसे फंड जनरेट किया है, ठीक है, एज अ फाइनेंस कंपनी। तो ये मेरी जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी क्योंकि शेयर्स इशू किए होंगे, उस वजह से मैं डिविडेंड पे कर रहा हूं। और शेयर्स इशू करना, फंड जनरेट करना, ये फाइनेंस का पार्ट है। लोन्स गिवन, हमने कोई लोन दिए, फाइनेंसिंग कंपनी के लिए लोन देना नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन है क्योंकि हम लोगों से डिपॉजिट लेते हैं और फिर आगे लोन देते हैं, ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग में चला जाएगा। लोन्स टेकन, हमने अगर कोई लोन लिए हैं, ठीक है, अब ये पर्पस नहीं बता रहा कि ये आपने अपने बिजनेस पर्पस के लिए लोन लिए हैं या फिर आपने इसलिए लोन लिए हैं कि आप आगे लोन दे पाए, राइट, तो ये क्लियर नहीं कर रहा, तो ये दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम अजम्पशन यही ले रहे हैं कि जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो जो हमने लोन लिए हैं वो जो है वो हमारे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है, इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रख देते हैं। आगे चलते हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग, ये थोड़ा सा एम्बिगुअस था, नो डाउट, ठीक है, और ये अजम्पशन बेसिस पे काम किया हमने, बाकी कोई अजम्पशंस नहीं थे, बाकी कोई एम्बिग्यूटी नहीं थी जितने पॉइंट्स हमने किए। एफ पॉइंट पे अगर हम देखें तो इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग्स, हमने जो उधार लिया है उस पर इंटरेस्ट पे किया है। अगेन वही वाली बात होगी कि ये जो बोरिंग है ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि ये हमारे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है या नहीं, तो हम इसे ऑपरेशन ही मानेंगे क्योंकि कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया रेसिड्यू तो हम ऑपरेशन ही मान लेते हैं। अगेन क्लैरिटी की कमी है, और इस पे अगर इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, अगर ये ऑपरेटिंग से रिलेटेड है तो फिर ऑपरेटिंग में ही जाएगा, अगर ये मेरे बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है तो फाइनेंस कंपनी के लिए लगभग सारे जो है वो ऑपरेटिंग ही थे हमारे क्वेश्चन में, केवल सी को छोड़ के। तो ये देखो ए बी डी ई एफ, सी को छोड़ के सब कुछ फाइनेंस कंपनी के अंदर कौन सी एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्पेसिफिकली पूछ रहा है, पर हमने तो आइडेंटिफाई करके बता दिया कि अगर इसमें वो हमें ओपन बोल देता कि भाई आप तो जो भी एक्टिविटी है वो आइडेंटिफाई करो, तो फिर हम इसे डिविडेंड पेड को फाइनेंसिंग एक्टिविटी आइडेंटिफाई करते। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे एंगल से सोचें कि अगर ये नॉन फाइनेंस कंपनी होती तो क्या कर रही होती। अगर नॉन फाइनेंस कंपनी होती तो पहला पॉइंट पढ़ो, नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए परचेज ऑफ शेयर ऑन स्टॉक एक्सचेंज, आपका काम फाइनेंस नहीं है, आपका पर्पस फाइनेंस नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव फाइनेंस नहीं है, राइट। तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ये परचेज ऑफ शेयर मतलब क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट से ही तो ये रिटर्न जनरेट हुआ है। डिविडेंड पेड, ये हो जाएगी आपकी फाइनेंस एक्टिविटी, ये सेम रहेगा फाइनेंसिंग और नॉन फाइनेंसिंग दोनों के लिए, ठीक है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही होगा। अगला है लोन्स गिवन, अगर हमने किसी को लोन दिया है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा, राइट। लोन्स टेकन, लोन लिया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। और इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोइंग,
फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा। तो उन्होंने तो केवल ऑपरेटिंग आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है, तो अगर आप देखो तो एक भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं थी नॉन फाइनेंसिंग के लिए, या तो वो इन्वेस्टमेंट थे या तो वो फाइनेंस थे। ठीक है, ये देखो एक भी ऑपरेटिंग नहीं था। सो दिस इज हाउ वी कैन अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो और आउटफ्लो। तो यहां पे हमें वो ये कह रहा है कि इनफ्लो और आउटफ्लो आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, किस किस केस में इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, इसका मतलब है कि अगर कहीं नो फ्लो मिलेगा तो उसे भी आइडेंटिफाई कर देंगे। तो तीनों में से कोई सिचुएशन होगी, या तो फ्लो ही नहीं हो रहा होगा कैश का, ये कैश के फ्लो की बात हो रही है, राइट। तो या तो कैश फ्लो ही नहीं हो रहा होगा, या फिर कैश इनफ्लो हो रहा होगा, या आउटफ्लो हो रहा होगा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके ऊपर आपको इनफ्लो आउटफ्लो और नो फ्लो बताने हैं। सबसे पहले देखते हैं सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमने फिक्स्ड एसेट बेची जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख रुपए थी और प्रॉफिट 10,000 रुपए था। 1 लाख की बुक वैल्यू के असेट्स हमने 1,10,000 में बेचे हैं, तो कैश कितना मिलेगा। मैं आई एम अगेन रिपीटिंग, 1 लाख बुक वैल्यू के असेट्स हमने 10,000 के प्रॉफिट में बेचे हैं, इसका मतलब मैंने 1,10,000 रिसीव किया होगा। अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊं, देखो हमेशा जनरल एंट्री का साथ लोगे तो हमेशा इजी लगेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन टू प्रॉफिट, तो यहां पे 1,10,000 आने वाला है, यहाँ 1 लाख आने वाला है और यहाँ 10,000 आने वाले हैं। सो बैंक अकाउंट तो 1,10,000 से बन गया और ये इनफ्लो है, तो यहाँ पे इनफ्लो होगा और वो 1,10,000 का होगा। अगला देखते हैं सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश। आपने गुड्स बेचा है और कैश मिला है। अच्छा, ऊपर वाली एक्टिविटी को भी आइडेंटिफाई कर दूं, वो इन्वेस्टिंग थी, ये ऑपरेशन से रिलेटेड है और यहां पे आपको इनफ्लो हुआ है क्योंकि सामान बेच के आपको पैसा मिला होगा, राइट। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, मशीन परचेज करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और परचेज कर रहे हो तो आपने पेमेंट किया होगा। यहां पे साफ लिखा भी है कि स्पेसिफिकली आपने कैश पेमेंट किया है, तो ये कैश का आउटफ्लो हुआ। तो एक्टिविटी भी आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं और इनफ्लो आउटफ्लो भी आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं। वो अमाउंट देता तो हम अमाउंट भी बता देते। आगे चलते हैं, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए, फिर से परचेज है, 10 लाख रुपए की लैंड एंड बिल्डिंग है, पर अभी तक ये नहीं पढ़ा हमने कि ये कैश में पेमेंट हुआ है या अदरवाइज हुआ है। आगे लिखता है कंसिडरेशन पेड बाय इशू ऑफ डिबेंचर। आपने डिबेंचर इशू करके पैसे जो है लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है। इसकी जनरल एंट्री पता है क्या होगी, जनरल एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट जो है वो इंक्रीज हो रही है, टू डिबेंचर्स। कहीं भी कैश ना तो डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, मतलब ना तो उसका इनफ्लो हुआ ना आउटफ्लो हुआ। और अगर कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ है तो ये नो फ्लो में आएगा। और जब मैं किसी चीज को नो फ्लो आइडेंटिफाई कर लेता हूं तो फिर मुझे ये आइडेंटिफाई करने की जरूरत ही नहीं कि इसे इन्वेस्टिंग रखना है या फाइनेंसिंग, क्योंकि कैश का फ्लो तो हुआ ही नहीं। अगर इस एंट्री को मैं देखता और मैं फ्लो पे ध्यान नहीं देता तो मैं ऐसा सोच सकता था यार इन्वेस्टिंग भी है क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा है और डिबेंचर इशू किए हैं तो फाइनेंसिंग भी है, बट ऐसा है ही नहीं, राइट, क्योंकि फ्लो ही नहीं है, तो मुझे इसे आइडेंटिफाई नहीं करना है। आगे चलते हैं, इशूड, ठीक है, आपने इशू किया है फुली पेड बोनस शेयर्स। जब बोनस शेयर इशू होते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने बिना पैसे लिए किसी को शेयर दे दिया। बोनस का मतलब है कि बिना कंसिडरेशन के शेयर्स दिए हैं, और कंपनी ऐसा इशू करती है तो उस समय जनरल एंट्री क्या पास करती है। इसकी अगर मैं जनरल एंट्री बताऊं तो जनरल एंट्री हो जाएगी P&L अकाउंट या फिर कोई रिजर्व, जैसे जनरल रिजर्व, यहां से पैसा कम कर देंगे और शेयर कैपिटल में बढ़ा देंगे, राइट। तो अगेन बैंक ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, ये भी नो फ्लो हो गया, तो ये मुझे दूसरा नो फ्लो मिल गया है, ठीक है। आगे चलते हैं, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब बैंक से कैश निकाला है, वो हैंड में ही है, अभी कहीं उसे अप्लाई नहीं किया है, तो ये विद इन द यूनिट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो एक्चुअली में ये कैश मैनेजमेंट है, ये कैश फ्लो नहीं है। तो अगेन ये भी क्या है, नो फ्लो। कैश बैंक से निकालना और हाथ में ले लेना, ये कोई कैश ना तो आपने बिजनेस से कहीं आउटफ्लो किया है और ना ही कहीं बिजनेस में पैसा आया है,
ना बिजनेस से पैसा गया है और ना ही बिजनेस में पैसा आया है। देयरफॉर ये विद इन द यूनिट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चल रहा है, देयरफॉर हम इसे कहेंगे कि ये नो फ्लो है। अगली बात करते हैं, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड। अगर मैं इंटरिम डिविडेंड की बात करूं तो इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट कर रहे हो आप, पेमेंट से फ्लो तो पक्का है, ठीक है, तो ये आउटफ्लो तो है ही। सवाल ये है कि कौन सी एक्टिविटी है। तो अगर डिविडेंड पेड करने की बात करते हैं तो जरूर हमने शेयर इशू किए होंगे, तभी तो डिविडेंड पे किए हैं। और शेयर इशू करके पैसे लाना, फिर उसका डिविडेंड देना, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएंगे, क्योंकि आप बिजनेस की नीड को पूरा करने के लिए पैसा ला रहे हो, ये एक्टिविटी फाइनेंस है, ठीक है। रिटर्न कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और बिजनेस ऑपरेशन रन करने के लिए, रेवेन्यू कमाने के लिए बिजनेस में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। तो ये आ जाएगा फाइनेंसिंग में। तो नो फ्लो अगर आप देखो तो 3 मिले मुझे। कौन कौन से मिले नो फ्लो? नो फ्लो मुझे मिले, एक तो ये वाला डी, फिर अगला भी नो फ्लो मिला ई, और उसका भी अगला मिला एफ। 3 मुझे मिले हैं DEF नो फ्लो। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। आउटफ्लो कितने मिले हैं? तो देखो पहला वाला जो था इनफ्लो ये रहा, सी मिला है पहला आउटफ्लो, ठीक है। और उसके बाद फिर आउटफ्लो ये मिला है जी। तो सी और जी ये मेरे आउटफ्लो हैं और बचे हुए दोनों इनफ्लो थे। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो किस बारे में? उन्होंने कहा फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन के लिए कैलकुलेट रिजल्टिंग कैश फ्लो। अगेन इनफ्लो है, आउटफ्लो है या नो फ्लो है। रिजल्टिंग कैश फ्लोस पूछ रहा है, मतलब यही 3 बातें पूछ रहा है। स्टेट द नेचर ऑफ कैश फ्लो, आपको नेचर ऑफ कैश फ्लो बताना है। अगेन नेचर कैश का मतलब ही क्या है? इनफ्लो एक नेचर है, आउटफ्लो एक नेचर है और नो फ्लो भी एक नेचर है। वेदर इट इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और साथ साथ आपको ये भी बताना है कि एक्टिविटी कौन सी थी। तो ये हम पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये दोनों चीजें ही सॉल्व कर ली थी, हालांकि उसने केवल मुझसे इनफ्लो आउटफ्लो पूछा था, राइट। तो एग्जाम में उतना ही करके आना, ये तो सिर्फ हमारी प्रैक्टिस के लिए मैं डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूं। आगे चलते हैं। एक्वायर्ड मशीनरी, आपने मशीन एक्वायर की है, कितने की? 2,50,000 की। बाय पेइंग, पेइंग वर्ड आया है, 20% चेक, 20% से तो हमने चेक से पेमेंट कर दिया 2.5 लाख का, मतलब 50,000 रुपए का पेमेंट हुआ है और 50,000 का आउटफ्लो हुआ है। और 50,000 रुपए का आउटफ्लो हुआ है मशीन खरीदने के लिए, इसलिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इसके बाद का पेमेंट कैसे किया? एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड, आपने एक बॉन्ड इशू करा था। अब बॉन्ड इशू करने का मतलब तो होता है कि आपने लायबिलिटी ले ली, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई, इसमें कहीं कैश का फ्लो नहीं हुआ है। बॉन्ड क्या होते हैं? डिवेंचर्स जैसे होते हैं, एक एग्रीमेंट हो जाता है, कंपनी बॉन्ड नाम का एक इंस्ट्रूमेंट इशू कर देती है और उस पर एक्नॉलेज कर देती है कि मैं इंडेप्टनेस में हूं, आपसे मैंने मशीन ली और मैं फ्यूचर में आपको इसके अगेंस्ट पैसा दूंगी। इस तरह का एक जो इंस्ट्रूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट क्रिएट किया कंपनी ने, उसे बॉन्ड बोलते हैं। तो बॉन्ड में कहीं कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ, इस वजह से जो बचा हुआ 80% पेमेंट है, मतलब 2 लाख रुपए का पेमेंट, वो कैश को इंपैक्ट नहीं कर रहा। अगर मैं इसकी जनरल एंट्री बोलता तो क्या बोलता? मशीन अकाउंट डेबिट टू बॉन्ड टू कैश। तो केवल कैश इंपैक्ट कितने से हुआ? 50,000 से, और इस वजह से मेरा केवल कैश आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के नाम से 50,000 होगा। दूसरा वाला देखते हैं, पेड 2,50,000, 2,50,000 का पेमेंट कर रहे हो, साफ वर्ड लिखा है, पेमेंट कर रहे हो। टू एक्वायर शेयर्स, आपने क्या एक्वायर किए हैं? शेयर्स, मतलब आप शेयर्स परचेस कर रहे हो, और शेयर्स परचेस करना इन्वेस्टमेंट है। इस कंपनी के शेयर्स परचेस किए हैं, रिसीव्ड अ डिविडेंड ऑफ 50,000, और फिर आपने 50,000 का डिविडेंड रिसीव किया है। ध्यान से, यहां पेमेंट भी है और रिसिप्ट भी है। तो अगर मैं कहूं कि मैंने 2.5 लाख रुपए का तो किया है आउटफ्लो और 50,000 का हुआ है इनफ्लो, शेयर्स खरीदे थे और उस पर डिविडेंड मिला है, तो आप नेट फ्लो बता सकते हो, नेट आउटफ्लो। ज्यादा दिए हैं, कम मिला है ना, तो आउटफ्लो हुआ है फाइनली कितने का? 2 लाख रुपए का। और ये एक्टिविटी कौन सी है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे बड़े क्वेश्चंस में, राइट। आगे चलते हैं। आपने एक मशीनरी बेची है, ठीक है, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख रुपए थी, ठीक है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,60,000 था। ध्यान से,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? प्रोविजन एंड रिजर्व वाले टॉपिक में आता है ये, और ये एक एस्टिमेट ऑफ लॉस है। 1,60,000 रुपए अभी तक डेप्रिसिएशन लग गया है इस मशीन पे। तो 2 लाख रुपए की मशीन पे अगर 1,60,000 का डेप्रिसिएशन लग गया है तो इसकी बुक वैल्यू कितनी बची होगी आज? इसकी बुक वैल्यू बची होगी 40,000। जब आपने असेट साइड पे 2 लाख लिख दिया और प्रोविजन एंड रिजर्व, दैट मींस वो लाइबिलिटी है, उसको हम माइनस करके दिखाते हैं बैलेंस शीट में। 1,60,000 माइनस करके आउटर कॉलम में केवल 40,000 आप ले गए होगे, तो 40,000 की थी उसकी बुक वैल्यू, तो आपने उसको बेच दिया कितने में? 60,000 में। तो 40,000 की बुक वैल्यू की चीज अगर आप 60,000 में बेचोगे, मतलब 20,000 के प्रॉफिट पे बेच रहे हो, तो जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 60,000, और ये टू मशीन अकाउंट, मतलब मशीन डिस्पोजल अकाउंट यूज करते थे हम इस 40,000 को निकालने के लिए, तो टू मशीन डिस्पोजल अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। तो यहां पे हमें प्रॉफिट हमें पता चल गया, बट हमें प्रॉफिट नहीं बताना है, हमें तो बताना है कैश कितना मिला। तो 60,000 रुपए का कैश मिला। हमारी जनरल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? 60,000 से। तो ये कैश का इनफ्लो है और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और 60,000 रुपए का कैश इनफ्लो मिला है। हमने तीनों चीजें आइडेंटिफाई कर दी। तो देखो पहले क्वेश्चन में हमने निकाला 50,000 रुपीज की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी थी 20% के नाम से केवल, तो ये 50,000 वाला पहला आंसर ठीक है। 2 लाख रुपए का नेट फ्लो मिला था हमें, आउटफ्लो, क्योंकि उसमें 2.5 लाख आए थे, 50,000 रुपए, सॉरी 2.5 लाख रुपए पे किए थे, 50,000 रुपए आए थे, सो 2 लाख रुपए का नेट आउटफ्लो था। और आखिरी केस में हमने देखा 60,000 रुपीज की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो हुआ है हमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने मशीन बेची थी और 60,000 रुपए मिले थे। तो ये चारों क्वेश्चन जो थे वो बिल्कुल बेसिक आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन थे कि क्या आप ये पहचानना जानते हो कि कौन सी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग है, कौन सी एक्टिविटी फाइनेंसिंग है, कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, किस में कैश इनफ्लो हुआ है, किस में कैश आउटफ्लो, या कैश की सिचुएशन नो फ्लो वाली है। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आइडेंटिफिकेशन भी सीख लिया और हमने इसके क्वेश्चंस देख लिए। आगे हम थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन पे चलेंगे जहां पे हम कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी सीखेंगे कि कैसे एक्टिविटी को हैंडल किया जाता है।